क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कैंसर होता है? अगर आप गूगल करें तो आपको फेयर भी मिलेगा, कन्फ्यूजन भी मिलेगी और स्ट्रॉन्ग क्लेम्स भी मिलेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ साइंस की बात करेंगे, ना रूमर्स, ना फॉरवर्ड मैसेजेस, ना फेयर मार्केटिंग, सिर्फ वेरीफाइड रिसर्च, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लैंग्वेज। तो चलें आज का राज खोलते हैं। फिफ्थ में 2010 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो दुनिया के टॉप मेडिकल जर्नल में से एक है, वहाँ एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जिसका टाइटल था ब्रेन ट्यूमर रिस्क्स इन रिलेशन टू मोबाइल टेलीफोन यूज, यानी मोबाइल फोन यूज और ब्रेन ट्यूमर का आपस में ताल्लुक। इस रिसर्च में 10,000 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। 5,000 वो लोग जिनको ब्रेन ट्यूमर था और 5,000 वो जो बिल्कुल हेल्दी थे। रिसर्चर ने सबका डाटा कलेक्ट किया। उनसे पूछा गया कि आप रोजाना कितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, कितने साल से यूज़ कर रहे हो। स्टडी ने बताया जो हैवी मोबाइल यूजर थे, यानी जो लोग 10 साल से लगभग रोज 30 मिनट मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उनमें एक टाइप के ब्रेन ट्यूमर का रिस्क, जिसे ग्लियोमिया कहते हैं, 40% ज़्यादा रिपोर्ट हुआ। जी हाँ, 40%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और सुनकर सीरियस भी लगता है। तो सवाल ये है कि क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से वाकई कैंसर होता है, या ये सिर्फ एक नंबर था जो मिसलीड कर रहा था? और अगर रिस्क है तो हम सब का क्या, जो रोज़ाना घंटों मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? जवाब देने से पहले एक बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। क्या मोबाइल फ़ोन वाकई रेडिएशन एमिट करता है? और अगर एमिट करता है तो वो रेडिएशन किस टाइप की है? तो इसका जवाब है हाँ, मोबाइल फ़ोन रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन रेडिएशन सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती। मोबाइल फ़ोन रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। आसान अल्फाज में, जब आप कॉल करते हो तो मोबाइल फ़ोन आपकी आवाज़ को रेडियो वेव सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो सिग्नल आगे टावर तक भेजा जाता है। ये वेव्स लो एनर्जी होती हैं। इनका मेन इफेक्ट जस्ट एक थर्मल हीटिंग होता है, यानी आपके सर के पास एक हल्की सी हीट होती है। और ऐसी रेडिएशन को साइंस के लैंग्वेज में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का डिफरेंस जानते हैं। रेडिएशन दो टाइप की होती हैं। टाइप 1 आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और इतने स्ट्रॉन्ग कि सेल के अंदर जाके आपके डीएनए तक को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए ये कैंसर रिस्क से लिंक्ड हैं। और दूसरी वो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स, वाईफाई, रेडियो वेव्स, ये इतनी वीक होती हैं कि आपके डीएनए को टच भी नहीं कर सकती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO मोबाइल फ़ोन रेडिएशन पर हज़ारों स्टडीज़ का रिव्यू कर चुकी है। उनकी करंट पोजीशन ये है कि नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से क्लियर हेल्थ डैमेज अभी तक प्रूव नहीं हुआ। 2011 में WHO की एक रिसर्च एजेंसी IARC ने मोबाइल फ़ोन रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी ग्रुप 2B में रखा। अब यहाँ बात है पॉसिबली, जिसका मतलब होता है शायद, नॉट प्रूवन। ये प्रिकॉशन लेवल था, फाइनल प्रूव नहीं था। और इसी कैटेगरी में वाईफाई, कॉफ़ी, वेल्डिंग फ्यूम्स भी आती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिकल्ड वेजिटेबल भी अभी भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेडिसिन और डिवाइसेस को रेगुलेट करती है, के मुताबिक 30 साल की रिसर्च के बाद भी मोबाइल फ़ोन रेडिएशन और कैंसर के दरमियान कोई क्लियर लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो सका है। इसलिए हर फ़ोन के लिए सेफ्टी एक्सपोजर लिमिट सेट कर दी गई है, जिसे SAR लिमिट कहते हैं। अगर फ़ोन इस लिमिट के अंदर है तो उसे सेफ माना जाता है, और उसकी लिमिट 1.6 वॉट पर किलोग्राम है, जिसे आप मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके लीगल इंफॉर्मेशन में चेक भी कर सकते हैं। अब एक लॉजिकल टेस्ट करते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन इतना स्ट्रॉन्ग कैंसर का काज होता तो रियल दुनिया में भी इसका क्लियर एविडेंस मिलना चाहिए था। इसलिए यूरोप में एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी हुई। इसमें 2.5 लाख लोगों का डाटा लिया गया और उन्हें सालों तक फॉलो किया गया। और ये सिर्फ सेल्फ रिपोर्टेड
डाटा नहीं था, रियल मोबाइल डाटा था। यानी उनकी कॉल्स का ड्यूरेशन, ईयर्स ऑफ यूज़, फ्रीक्वेंसी सब ट्रैक हुआ। इसलिए फाइनल रिजल्ट इंटरेस्टिंग था। सालों मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बाद भी हैवी यूजर्स में ब्रेन ट्यूमर रिस्क क्लियर नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्ली स्टडीज़ ने रिस्क क्यों दिखाया? क्या उसमें कोई फ्लॉ था या डाटा ठीक से कलेक्ट नहीं हुआ? जब हम उन स्टडीज़ का डिटेल रिव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, लोग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ याद से बता रहे थे, जो अक्सर गलत होता है। और कैंसर के पेशेंट अपने पास्ट हैबिट ज़्यादा एस्टिमेट कर देते हैं। इसे कहते हैं रिकॉल बायस। यानी इंसान अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कितना ही करेक्टली बता सकता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ करते हो, तो आपका जवाब होगा शायद 2 घंटे, 5 घंटे। एक क्लियर रियल डाटा आप मुझे नहीं प्रोवाइड कर सकते। नंबर 2, कुछ स्टडीज़ का सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था, यानी 100 या 200 लोग। और साइंस का सिंपल रूल है, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हैवी नंबर्स और वास्ट स्टडी की जाती है। अगर 2 चीज़ें साथ नज़र आ रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरी की वजह है। लेकिन अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहते हैं तो सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हैंड फ्री यूज़ करें, स्पीकर मोड यूज़ करें, कॉल्स को शॉर्ट रखें और वीक सिग्नल्स पर लेंथी कॉल्स को अवॉइड करें। ये रीज़नेबल प्रिकॉशंस हैं, लेकिन याद रखें पैनिक करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। मोबाइल फ़ोन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करते हैं। ये रेडिएशन डीएनए को डैमेज भी नहीं कर सकती। लार्ज मॉडर्न ह्यूमन स्टडीज़ ने भी क्लियर कैंसर लिंक शो नहीं किया। WHO और FDA ने भी अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ हार्म कंफर्म नहीं किया। साइंस का करंट वर्डिक्ट ये है कि रिस्क प्रूव नहीं हुआ, रिसर्च कंटिन्यू हो रही है। ये बैलेंस पोजीशन है, ना डिनाइल ना डर। दोस्तों, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही फास्ट फैलती है। इसलिए फेयर नहीं, फैक्ट्स फॉलो करें। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।